हेलो बच्चों और बच्ची लोग, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया मस्त। यस, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से न्यूटन ऑफ मोशन को कंक्लूड किए होंगे, खूब सारे न्यूमेरिकल किए होंगे और एंजॉय किए होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 1 और आज एक और बेहतरीन सा सेशन अपन लेने वाले हैं। चलिए देखते हैं लेक्चर नंबर 1 में हम क्या क्या करेंगे। तो आज अपन करने वाले हैं मेरे बचवा लोग एंड बचवी लोग, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स। यानी कि हम समझने वाले हैं कि वर्क किस तरीके से डन होता है, यानी कि हम वर्क कैसे कर सकते हैं, कौन से कंडीशन पे कर सकते हैं, क्या वर्क जीरो हो सकता है, क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या निगेटिव हो सकता है। अगर कोई कांस्टेंट फोर्स वर्क कर रहा है तो वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अभी तक जो 9th-10th में हम लोग वर्क को पढ़े थे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई कर देते थे, क्या वो अभी है या कुछ नया चीज आ गया है? तो सब चीज की क्यूरियोसिटी है अंदर में, जिसको मुझे एक्सप्लेन करना है और इंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है। तो पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए और देखिए कि वर्क कैसे बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, क्योंकि ये इसके आगे आने वाला हर एक चैप्टर इससे लिंक होगा, चाहे वो 11th का होगा या 12th का होगा। वर्क पावर एनर्जी एक बेस क्रिएट करता है फिजिक्स को समझने के लिए। तो दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बच्चा पहले क्या पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी अगर स्टार्ट कर रहा है तो इस चैप्टर का स्टार्ट से लास्ट तक बिल्कुल कंटिन्यूअसली करना, और मैं भी एकदम जान लगा के आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे सारा कुछ करने की कोशिश नहीं, इस बार करके दिखा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों लोग। तो सबसे पहले वर्क को समझने से पहले हमें एक चीज समझना पड़ेगा। मैं थोड़ा वेक्टर को रिवाइज कराना चाहता हूं। तो वर्क को पढ़ने से पहले हमें डॉट प्रोडक्ट का कुछ खेल खेलना है, और एनसीईआरटी में भी इसीलिए यहीं से स्टार्ट किया। लेकिन मैं स्टार्ट नहीं करूंगा मेरे भाई, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी वेक्टर में पढ़ाया है। अगर कोई बच्चा यहां पे ऐसा है जिसे डॉट प्रोडक्ट नहीं आ रहा है समझ में, तो वो आप जाके वेक्टर मेरा लेक्चर देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके, और उसे कवर कर लीजिएगा। 2 लेक्चर का ये होगा मेरे ख्याल से। अभी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा बस 5 मिनट के लिए डॉट प्रोडक्ट को। देखो होता क्या है, हमारे पास अगर 2 वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। अगर ए और बी के बीच का कुछ एंगल है, लेट इट बी थीटा। फॉर एग्जाम्पल मान लो ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, ओके। इनके बीच का एंगल मान लो हमारे पास है थीटा, ओके। तो इसके बीच का एक वेक्टर प्रोडक्ट हम डिफाइन करते हैं, जिसे हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। वो क्या होता है, इसका डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। ये इटसेल्फ डेफिनेशन है। क्या है? ए के वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओके, बी के वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओके, एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी का कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। कोसाइन का मतलब कॉस थीटा। तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये चीज हम यूज करेंगे, इसीलिए मैंने आपको ये चीज बताया है। ठीक है बच्चा लोग। अब अगर कभी भी 2 वेक्टर दिया हो, उसके बीच का एंगल निकालने की बारी आए, तो कॉस थीटा यहां से तुरंत निकलता है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड से निकल जाता है। अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये ए और ये बी कॉस थीटा किसे रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इन तीनों को देखोगे तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसके पास सिर्फ नंबर्स है, मैग्नीट्यूड है। अगर किसी वेक्टर का मॉडुलस ले लेते हैं तो डायरेक्शन खत्म हो जाता है। तो ये बचता है एक नंबर। नंबर मतलब 2, 3, 1/2, -1/2 का नहीं, क्योंकि मॉडुलस बोल रहा हूं, ये पॉजिटिव चीज निकाल के देता है। तो ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, और कॉस थीटा का वैल्यू -1 से +1 तक कुछ भी हो सकता है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ये यहीं से दिख रहा है, क्योंकि कॉस थीटा का 3 वैल्यू पॉसिबल है। कॉस थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो कॉस थीटा निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव सब हो सकता है। तो कॉस थीटा का वैल्यू पे अगर ये डिपेंड करता है, इसका मतलब ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव तीनों हो सकता है। ठीक है बच्चों। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने बोला ये बी कॉस थीटा किसे रिप्रेजेंट करता है, जरा वो देखो। तो बी का, अगर मैं ए के डायरेक्शन में, ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ ऑफ द एरो। इसका अगर कंपोनेंट लोगे इधर, तो जिधर थीटा उधर कॉस,
तो ये बी कॉस थीटा एक्चुअल में क्या है, जरा वो समझने की कोशिश करो। बी कॉस थीटा जो है वो ए के डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट है। दोबारा सुनना, ये बी का कंपोनेंट है ए के डायरेक्शन में, तो मैं इस बी कॉस थीटा को लिखता हूं ए इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ऐसा हम लिखते हैं। कॉम्पोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख सकते हो तुम। तो ए डॉट बी अगर कभी भी तुम्हें निकालना हो तो तुम कैसे कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, ए का मैग्नीट्यूड मतलब ए, ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे तुम, कॉम्पोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इन द डायरेक्शन ऑफ ए, जरा इसको समझने की कोशिश करना बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, कॉम्पोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए है ये। और क्योंकि मैंने बताया ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको इधर, इसको अब देखो, जैसे ये 2 है सपोज करो, ये 3 है सपोज करो, ये -1 है सपोज करो, तो ये 3 चीज का प्रोडक्ट है। 2 इंटू 3 इंटू -1 करो, या -1 इंटू 3 इंटू 2 करो, या 2 इंटू -1 इंटू 3 करो, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं सर। तो ये जो ए बी कॉस थीटा चीज तुमने निकाला है, ये एक्चुअल में जो बी कॉस थीटा है, ये बी का कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ ए, बी का कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ ए, और ए का मैग्नीट्यूड भी बात समझ में आ गया। तो ये जो चीज तुम्हारे सामने दिख रहा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पे करता है वर्क को समझने में। तो ये समझ लिया ना, समझो वर्क यूं निकाल दूंगा मैं। तो डॉट प्रोडक्ट का खेल हमने समझा। अब एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी आपने समझाया सर 2 इंटू 3 इंटू -1 है सपोज करो, तो इसको -1 इंटू 3 इंटू 2 भी तो किया जा सकता है, यानी कि बी को इधर ए को इधर किया जा सकता है। जब बी को इधर ए को इधर करेंगे तो ये कॉस थीटा हो जाएगा सर, यस। तो उस केस में गेम क्या होगा जरा देखना, इधर की तरफ तुम्हारा ए है और इधर की तरफ तुम्हारा बी है। तो अगर मैं बोलूं कि ये बी है, बी है, बी का मैग्नीट्यूड है ये, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर की तरफ ले लो, ये थीटा है, तो ए का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एक्चुअल में ए कॉस थीटा। तो ये ए कॉस थीटा इंटू बी भी हो सकता है, क्योंकि ये इधर ये इधर ये इधर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये स्केलर है, क्योंकि ये नंबर है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहां पे कोई भी वेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं है। कॉस थीटा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, बी का मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। मैग्नीट्यूड का मतलब ही होता है न्यूमेरिकल्स, कोई भी न्यूमेरिकल हो सकता है, निगेटिव का, पॉजिटिव का, हाफ, 1, 2, कुछ भी। तो ये ए बी कॉस थीटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकाल के दे देगा तुम्हें। तो इसमें किसी को इधर उधर किया तुमने तो ए कॉस थीटा भी तो लिख सकते हो, तो ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में। तो इसको मैं लिखने का दूसरा तरीका भी है, बी का मैग्नीट्यूड इंटू कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। बात समझ में आ रहा है? इसको मैं एक और चीज क्या लिख सकता हूं सर, यहां पे बी लिख सकता हूं, बी का मैग्नीट्यूड इंटू, इसे क्या लिख सकता हूं मैं जल्दी से बताना, इसको लिख सकता हूं मैं कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, बी। देखो बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा अब तुम्हें। इसी का पूरा खेल है वर्क में। अब एक चीज और समझ लो, ये ए और बी जो वेक्टर है, इसको तुम कैटेगराइज कर सकते हो। कैसे सर, कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? तो यहां पे बेटा तुम एक काम कर सकते हो, ए डॉट बी, ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और बी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं क्या, जल्दी से बताओ, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ओके, तो अब मैं a डॉट बी लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, a डॉट बी। और ये मैंने बताया था तुम्हें कि जब भी a डॉट बी होता है और इस तरीके से, जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ए और बी को ऐसे जब लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। भूल गए हो ना, पक्का एकदम खा पी के चौपट कर दिया गया। अरे चौपट नहीं करना है दोस्त, ए डॉट बी को क्या करना है, इसका और इसका, जल्दी से बताओ, डॉट प्रोडक्ट का यूज करना है। तो यहां पे आई और आई हो जाएगा, तो ये ए डॉट बी को क्या करोगे, आई आई के साथ जाएगा, जे जे के साथ जाएगा, के साथ जाएगा, यही बताया था डॉट प्रोडक्ट में। तो ये x1 x2 हो जाएगा, हाँ सर,
और i डॉट आई 1 होता है, j डॉट जे 1 होता है, k डॉट के 1 होता है। सब खा पी के चौपट कर दिया, बचा हुआ है कुछ भी बचा हुआ है तो जरूर कमेंट करके बता देना। तो ये हो जाएगा x1 x2 प्लस ये हो जाएगा y1 y2 प्लस ये हो जाएगा z1 z2। देखो मजा आया, अच्छा लगा, सुंदर लगा मेरे भाई। तो ये a डॉट बी तुम लोग को इस तरीके से निकाला जा सकता है। अब इन दोनों का यूज हम करेंगे वर्क को समझने में। आया बात समझ में? तो अब मैं स्टार्ट करता हूं तुम्हारे लिए जो अभी हमें समझने वाला बात है वो है वर्क। तो अभी तक तुमने ये सीखा है कि सपोज करो हमारे पास सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करो इसको कार मत मानो, एक ऑब्जेक्ट मानो अभी, और ये ऑब्जेक्ट यहां पे मैंने रखा सपोज करो, और इस ऑब्जेक्ट को मैंने फोर्स लगाया, मान लो इधर की तरफ धक्का दे रहा हूं, कार मत मानो ऑब्जेक्ट मानो। तो ये देखो ये डिस्प्लेस कर रहा हूं मैं इसको, है ना, यहां से इधर की तरफ गया, दिखा होगा तुम लोगों को, कुछ तो इसका जगह चेंज हुआ, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट बहुत तरीके से हो सकता है। देखो मैं फोर्स यहां लगा रहा हूं तो देखो ये सामने सामने जा रहा है, देख रहे हो, लेकिन इसी कार में अगर मैं फोर्स यहां लगाऊं तो देखो ये सामने सामने नहीं गया, किसी और तरीके से नाचे जा रहा है। और तो समझेंगे ये टॉर्क होता है, समझेंगे, लेकिन मैं टॉर्क में इंटरेस्टेड नहीं था, मैं फोर्स में इंटरेस्टेड था। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे फोर्स लगाऊंगा तो देखना क्या हो रहा है, या आगे जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये जो चीज हो रहा है ना, ये जो चीज हो रहा है ना, ये जो चीज हो रहा है ना, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो अब हमें जो बचपन में 9th क्लास में हम पढ़ते थे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन वर्क है, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं मैं। सपोज करो इन जनरल मैं बात करता हूं कि यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज करो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और इसके ऊपर फोर्स सपोज करो लगा इस डायरेक्शन में, मान लो एक एफ वेक्टर लगा, मुझे नहीं पता ये वेक्टर क्या है, एफ वेक्टर कुछ भी हो सकता है। हाँ सर वेक्टर है, तो इस एफ वेक्टर को मैं क्या क्या लिख सकता हूं वो देखो, मैं लिख सकता हूं इसका एक्स कॉम्पोनेंट आई कैप, इसको लिख सकता हूं इसका वाई कॉम्पोनेंट जे कैप, इसको लिख सकता हूं इसका जेड कॉम्पोनेंट के कैप। तो इन जनरल मैं इसे एफ लिखता हूं, कोई परेशानी नहीं होगा किसी भी बच्चों को। सपोज करो इस ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स लगाया और किसी भी तरीके से यहां ए से स्टार्ट किया और इस पाथ के अकॉर्डिंग ये पार्टिकल बी पे चला गया, ए से स्टार्ट करके बी तक चला गया, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, ये जो है ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट इस फोर्स के चलते क्या हुआ, घूमना शुरू किया। देखना, कॉन्सेंट्रेट करो मेरे बातों पर। ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां आया, यहां से यहां गया, 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 और ये ऑब्जेक्ट ए से बी तक पहुंच गया। मैं इसमें निकालना चाहता हूं कि वर्क डन कितना हुआ। अब जरा समझने की कोशिश करो, ये जो पाथ है कोई उल्टा सीधा पाथ है, तो यहां पे एग्जैक्ट कोई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या हो रहा है, थोड़ा एक्स में जा रहा है, थोड़ा वाई में जा रहा है। अभी अगर ये प्लेन की बात करूं तो अगर इसी को उठा के यहां पे मैं स्पेस में ले जाता तो थोड़ा एक्स में जाता, थोड़ा वाई में जाता, थोड़ा जेड में जाता। तो ऐसे सिचुएशन में जब मैं देख पा रहा हूं कि भैया ये डिस्प्लेसमेंट उल्टा सीधा काम कर रहा है, तो हमें एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वर्क निकालना पड़ता है। तो हमने डिफाइन किया है वर्क को कि अगर ये कोई फोर्स एक्ट किया बॉडी के ऊपर और यहां से कोई भी एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेट इट बी dx, लेट इट बी dx, ध्यान से सुनो मेरा बात। अब लेट दिस डिस्टेंस इज dx और ds मान लेता हूं, ds वेक्टर। तो व्हाट वी कैन से हियर, वी कैन डिफाइन द वर्क। अब हम इस वर्क को डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो यहां पे अब मैं डेफिनेशन ऑफ वर्क बोल रहा हूं। तो डेफिनेशन ऑफ वर्क क्या है, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस फोर्स एंड दिस डिस्प्लेसमेंट, और इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन ए से बी तक जाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल चीज है और वेरिएबल चीज में हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। अब देखना तुम्हारा गेम ऑन होने वाला है। तो मैंने बोला कि दिस इज नथिंग बट फोर्स वेक्टर एंड डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब तुमने बोला कि ये तो कैसा वर्क हुआ, क्योंकि ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो ये छोटा सा वर्क हुआ, दिस इज कॉल्ड डी डब्ल्यू।
अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। अगर मैं इस वर्क को पूरा निकालना चाहूं ए टू बी, तो इस वर्क को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा ए टू बी। अब देखते चलो, मजा दे रहा हूं अब मैं जीवन का। और अगर ए पे कोई भी वर्क नहीं है तो 0 हो जाएगा, बी तक पहुंचने पे टोटल वर्क डब्ल्यू हुआ। तो ये जो चीज मैंने लिखा, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t। कौन सा फॉर्मूला चलता है, x का पावर n। तो पीछे कुछ भी नहीं है तो w का पावर 0 लिख दो, है कि नहीं। जैसे dx में x का पावर 0 लिख दो, फिर 0 + 1 / 0 + 1, तो x का पावर 0 + 1 हो गया x / 1, तो x ही हुआ। तो dx का इंटीग्रेशन x, dt का इंटीग्रेशन t, तो dw का इंटीग्रेशन w। इंटीग्रेशन में दिक्कत है, बेसिक मैथ्स रिवीजन करो, ठीक है ना। वो भी तुम्हारे लिए करवा दिया मैंने, आदित्यानंद फिजिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट पे जाओ, बेसिक मैथ्स में इंटीग्रेशन खोज के कर लो, तुरंत मजा आ जाएगा। तो ये तरीका है, रिवीजन भी करते चलना है। तो dw का इंटीग्रेशन अगर करोगे तो ये w हो जाएगा, बहुत मजा आएगा सर। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f वेक्टर डॉट ds वेक्टर का इंटीग्रेशन। a से b तक करना है तो a से b मैं लिख दूंगा। दिस इज द टोटल वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन ये आया, सर अभी जो आप इस कार को धक्का दिए जा रहे थे वो कौन सा चीज था। तो अब जो मैंने फोर्स को डिफाइन किया, ये जो फोर्स है ये दो तरीके से हो सकता है। या तो मैं इस फोर्स को फिक्स्ड कर दूं, 5 न्यूटन का फोर्स इधर ही एक्ट करे, हमेशा इधर ही एक्ट करे, हमेशा इधर ही एक्ट करे, हमेशा इधर ही एक्ट करे, उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट फोर्स। कोई भी फोर्स कांस्टेंट कब हो सकता है, जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो, राइट। यानी कि फोर्स अगर 30 डिग्री एक्स एक्सिस से बना के है तो ईच एंड एवरी इंस्टेंट वो 30 डिग्री ही बना के है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फोर्स। लेकिन वेरिएबल क्या होगा, या तो वो मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाए या तो एंगल में चेंज हो जाए, तो उसको हम वेरिएबल फोर्स बोल सकते हैं। तो ये जो फोर्स है वो वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। तो अब नया चीज निकल के आता है हमारे लिए कि सर यहां से अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट चीज इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, बहुत मजेदार। तो हम कांस्टेंट फोर्स का भी वर्क डन निकाल सकते हैं। अगर वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालना है तो इस एफ के बदले ये वाला चीज पुट कर देंगे। और वैसे केस में ये dx क्या होगा, तो जिस तरीके से फोर्स x, y और z डायरेक्शन में है, वैसे ही ये डिस्प्लेसमेंट भी x, y और z डायरेक्शन में हो सकता है। तो अब क्वेश्चन है कि क्या हम वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स या वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, क्या इसी से निकाल पाएंगे। तो आंसर है यस। इसी के आगे दो चीज ऐड कर देते हैं, तो चलो ऐड करते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं निकालना चाहता हूं वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, मेरा ये पर्पस है निकालना, सपोज करो, तो सबसे पहले वेरिएबल फोर्स तो अभी मैंने लिख ही दिया है, तो ये पहले खत्म कर लेते हैं। क्या बोलते हो तुम लोग, चलिए सर ये खत्म कर लीजिए। तो मैंने बताया दिस फोर्स इज नथिंग बट एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। हाँ सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड एट द सेम इंस्टेंट ये जो ds वेक्टर मैंने लिखा है ds, ये क्या है, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये x में भी हो सकता है, y में भी हो सकता है। जैसे यहां से देखो ये x में भी है, y में भी है। प्लेन में है तो xy में बोल सकता हूं, और अगर स्पेस में लेके चला गया तो xyz लिख सकता हूं। तो जैसे ये फोर्स है, ये फोर्स कांस्टेंट भी हो सकता है, ये फोर्स x और y में भी हो सकता है, ये फोर्स xyz सब में हो सकता है। इन सिमिलर फैशन ये dx जो है ds, ये x में भी हो सकता है। dx x में होगा तो i कैप लिख देंगे, छोटा है इसीलिए d से इंडिकेट कर रहे हैं। इसी तरीके से dy j कैप भी लिख सकते हैं, और इसी तरीके से dz k कैप भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं आपके लिए कि मेरे भाई तुम्हें वर्क डन निकालना है, मेरे भाई मुझे वर्क डन निकालना है, तो अभी सर आपने बताया वर्क डन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन f डॉट ds वेक्टर। देखो तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। हाँ सर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत मजेदार। और ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। यहां पे ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला चीज है उसको मैं क्या लिखूंगा जरा सा बताना, dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप
बोलो भाई कोई दिक्कत है इसमें? तो ये भी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुरंत मैंने बताया था डॉट प्रोडक्ट कि ऐसे अगर एक वेक्टर हो और दूसरा वेक्टर हो तो आई आई के साथ जाएगा, जे जे के साथ जाएगा, के के साथ जाएगा और डॉट प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। तो बड़ा इजी वे में तुमने बोला सर ऐसे केस में तो वर्क डन निकल गया सर। एफ एक्स डी एक्स लिखो, एफ एक्स और डी एक्स ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। अब अगर x के कंपोनेंट को लोगे तो x डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। अब डॉट खत्म हो गया क्योंकि i डॉट आई 1 होता है। इन सिमिलर फैशन y के लिए लिख सकते हो एफ वाई डी वाई। इन सिमिलर फैशन z के लिए लिख सकते हो एफ जेड डी जेड। और अब क्या कर सकते हो, इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। अब अगर यहां पे क्योंकि ये एक्स वाई जेड कहीं पे भी हो सकता है, मान लो मैं स्पेस में लेके चला गया ए से बी तक और ए का कोऑर्डिनेट है सपोज करो x1, y1, z1 और ये 2 कॉमा और लगा दो। इसको ए से लेके सपोज करो मैंने बी तक ले गया। बात को समझने की कोशिश करना, ये फोर्स लग रहा था और इस फोर्स के चलते ए से बी तक गया। ए का कोऑर्डिनेट ये है, बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। तो यहां पे मेरे प्यारे बचवा लोग, अब तुम जब लिमिट की बारी आएगी रखने की तो तुम ले तो गए ए से बी तक, लेकिन x वाला x के साथ जाएगा, y वाला y के साथ जाएगा, z वाला z के साथ जाएगा। किसने बोला जल्दी बताओ? डॉट प्रोडक्ट का एक्सप्लेनेशन ही है ये सर, अभी तुरंत बताया मैंने। और वेक्टर जाके देखो अगर जरा सा भी दिक्कत आई तो आई आई के साथ गया है तो ये चीज बन गया है सर। तो जब यहां पे सिर्फ x का खेल है, जब यहां y का खेल है, यहां z का खेल है, तो जहां खेल हो रहा है वही वाला लिमिट आएगा मेरे भाई, जहां खेल हो रहा है वही वाला लिमिट आएगा। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। तो ये हो जाएगा x1 से x2, y1 से y2, z1 से z2। देखो मजा आ रहा है तुम्हें? तो यहां पे जब गेम ऑन होने वाला है मेरे भाई तो ये हो जाएगा x1 से x2। x का ही लिमिट x के पास रखना, y का लिमिट y के पास रखना और z का लिमिट z के पास रखना। अब तुम्हें मस्त वाला खेल समझ में आया होगा। क्या बात तुम्हारे समझ आ रही है? दिस इज द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स निकालना हो तो एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड करना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। पक्का एक क्वेश्चन कर लें तुरंत से, फिर वे कांस्टेंट फोर्स की तरफ मूव करते हैं। चलिए सर एक क्वेश्चन खटाक से कर लेते हैं। ये लो निकालो एक क्वेश्चन, एंगल वाला और ये वाला 2 चीज। चलो ये आसान सा क्वेश्चन ले लें एक। चलो ये वाला आसान सा क्वेश्चन लेते हैं, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा मेरा खेल क्या था। तो पहले एक छोटा सा क्वेश्चन बना देता हूं मैं अपने मन से और फिर दूसरा क्वेश्चन बनाता हूं। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन बना दिया मैंने बोला बचवा लोग फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है कितना, फोर्स जो एक्ट कर रहा है कितना 2i कैप प्लस 3j कैप। ओके सर बहुत मजेदार। और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ एस डिस्प्लेसमेंट वो कितना हुआ, वो हुआ मान लो 3k कैप प्लस 2j कैप, ऐसा हो गया। मैंने बोला वर्क डन बताओ। इस बार कोई वेरिएबल नहीं है एक्स वाई, देख रहे हो ना, एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट और एग्जैक्ट फोर्स है। तो वर्क डन का सीधा डेफिनेशन एफ डॉट एस यूज कर लेंगे अगर कांस्टेंट आ गया तो। कोई वेरिएबल है नहीं जो डीएस डीएफ लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये जो चीज मैंने अभी बताया है तुम्हें कि वर्क डन एक्चुअल में एफ डॉट डीएस है, और जब इस तरीके का फोर्स आ गया मेरे भाई तब ये तो कांस्टेंट फोर्स है ना यार, इसमें कहां कहीं वेरिएबल है। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 प्लस 9 कितना हुआ जल्दी बताओ। 4 प्लस 9 रूट अंडर 13 का कांस्टेंट फोर्स है ये, जो tan थीटा किसी एंगल पे लग रहा है। तो ये एक तरीके से वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स का एग्जांपल कोट कर दिया सर आपने। लेकिन ये एफ डॉट एस तो आपने नहीं सिखाया सर, आपने तो अभी तुरंत सिखाया था कि एफ डॉट डी एस। चलो मान लेते हैं इंटीग्रेशन, यही सिखाया वर्क डन। अब अगर मैं इस कांस्टेंट फोर्स को बोलूं तुम्हें कि बेटा
ये वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स नहीं है। क्या है जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बता दो। यह है सर कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स सर, कांस्टेंट फोर्स सर, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स सर। तब क्या हो जाएगा जल्दी बताओ सर? जब ये वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स आप निकालने के लिए आओगे और आप मेंशन करोगे दिस F इज कांस्टेंट, व्हाट डज इट मीन सर? जब मैं बोलता हूं F इज कांस्टेंट, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दिस F का जो मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ F इज कांस्टेंट। इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड द डायरेक्शन ऑफ F, ये जो एरो दिख रहा है उसका मतलब क्या है? डायरेक्शन ऑफ F। ये दोनों क्या है? द बोथ विल बी कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट होगा और ये भी कांस्टेंट होगा, ये दोनों कांस्टेंट है। यानी कि अगर मैं कभी भी तुम्हें बोलता हूं कि भैया अगर आपको बताना है कि फोर्स कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या? कि इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट एंड डायरेक्शन भी कांस्टेंट। तो अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा। तो निकालो यहां से, F वेक्टर बाहर निकल गया, बचा क्या? डॉट एंड इंटीग्रेशन ds वेक्टर। अगर ds वेक्टर को मैं लिखना चाहूं, मान लो कुछ भी ds वेक्टर, मान लो 0 से लेके s तक गया, मान लो 0 से लेके s तक गया, बात समझ में आ रही है? तो ds वेक्टर का इंटीग्रेशन क्या होगा मुझे बताओ? F, ये तो वर्क डन क्या हो गया? F वेक्टर डॉट, अब ये ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s, और लिमिट पुट करोगे तो हो जाएगा s माइनस 0। तो यही से ये F डॉट s निकल के आ जाएगा अगर कहानी ऐसा बनता है तो, जो कि मैंने लिखा अभी तुरंत यहां पे कि वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स अगर निकालना है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, याद रखना। ये S क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये S क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये S क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो अब ये सारा खेल खत्म हो जाता है। और अगर मैं तुम्हें अभी तुरंत जो बताया है कि A डॉट B का खेल, तो A को तुम F से रिप्लेस कर दो और S को तुम B से रिप्लेस कर दो। तो ये जो इतने देर से मैं तुम्हें वर्क 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 पढ़ा रहा था मेरे बचवा लोग, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा रहा था मेरे बचवा लोग, वो एक्चुअल में वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स पढ़ा रहा था मैं तुम्हें, जहां पे ये A और B कुछ भी नहीं है, ये F है और ये S 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 है, ये F है, हाँ सर, और ये S है। देखते चलो, ये क्या है? F है, देखो इसको हटाओ, ये क्या है? S है। अरे वाह सर, क्या बात है। A और B इज रिप्लेस्ड बाय F एंड S, A और B इज रिप्लेस्ड बाय F एंड S। ओ भाई साहब, ये तो कर दिया सर आपने गेम। यही तो तुम्हें समझाना था। ये एक्चुअल में ये डॉट प्रोडक्ट अब नहीं है, अब क्या है? वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। तो वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स है वो F डॉट S है, और ये बिल्कुल F वेक्टर और डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। ये हो जाएगा F का मैग्नीट्यूड, हाँ सर, S का मैग्नीट्यूड, हाँ सर, इंटू कॉस थीटा। अरे वाह, क्या बात है। यही से अगर मुझे यही वर्क डन निकालना है मेरे भाई, तो ये इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? इसी वर्क डन को मैं लिख सकता हूं क्या? अब S cos थीटा को मैं लिख सकता हूं कंपोनेंट ऑफ S। अरे यार देखो यहां पे, देखो यहां पे, जैसे यहां B cos थीटा था, तो मैं क्या लिखूंगा? ये है S, मान लो डिस्प्लेसमेंट ये है, S का ये वाला कंपोनेंट S cos थीटा हुआ, और इधर की तरफ F लग रहा है। हाँ सर, बहुत आसान। S cos थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ S इन द डायरेक्शन ऑफ F। तो ये क्या हो जाएगा? F वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कंपोनेंट ऑफ S इन द डायरेक्शन ऑफ F। देखो मजा आया क्या तुम्हें? हाँ सर, ये तो बिल्कुल वही हो गया जो अभी पढ़ाया था। एंड अगर मैं बोलूं ये F है, इसका मैग्नीट्यूड F के बराबर है, तो F का कंपोनेंट S के डायरेक्शन में कितना है? तो ये F का ये वाला जिधर थीटा उधर कॉस,
तो हो जाएगा एफ कॉस थीटा। तो मैंने अभी बताया इसको इधर उधर कर सकते हो, तो ये एफ कॉस थीटा को क्या लिखोगे तुम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ एस। कितना मजा आ रहा होगा तुम्हें ये बात समझ के देखो। तो सर ये तो बड़ा ही आसान हो गया, लेकिन एक चीज अभी भी मिसिंग है। वो बचपन में जो पढ़े थे सर कि फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट हुआ मल्टीप्लाई करो तो वर्क निकल जाएगा, वो कहां खोया हुआ है अभी तक सर। तो हम कर देते हैं ना कहानी। अब ये थीटा को कर देते हैं जीरो। जब थीटा को जीरो करेंगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। हाँ सर, हाँ बिल्कुल हाँ सर। तो वैसे केस में क्या होगा जरा देख लो। तो वैसे केस में अगर मैं एक पेज ऐड करूं यहां पे और मैं बोलूं कि सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है, ओके, और इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ, कितना हुआ सर, अभी आपने बताया, मान लो इसको धक्का दिया, किसने धक्का दिया सर, कोई एफ फोर्स ने धक्का दिया, अभी आपने बताया है एफ फोर्स ने धक्का दिया, तो एफ फोर्स बना दो, ये फोर्स ने धक्का दिया इसको, ये फोर्स लगातार इसके ऊपर लगा हुआ है और ये फोर्स यहां से यहां तक एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर दिया मान लो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, अभी देखना, ये फोर्स कहां पे लगा है, इस पॉइंट पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फोर्स जो लगाया है मैंने एफ वेक्टर, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, समझना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये है। तो तुम अभी बचपन में क्या करा करते थे 9th क्लास में, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे, रिजल्ट निकल जाता था। वही चीज अभी भी है। वर्क डन जो है अभी वो एफ डॉट एस है, तो यह हो जाएगा एफ का मैग्नीट्यूड जो एफ के बराबर है, एस का मैग्नीट्यूड जो एस के बराबर है, ऐसा मैंने बोला है, और इनके बीच का एंगल जो कि अभी कुछ भी नहीं है, 0 डिग्री है, और cos 0 एक्चुअल में होता है 1। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 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 थीटा जब ये 0 डिग्री हो, जब ये थीटा 0 डिग्री हो, जब ये थीटा 0 डिग्री हो, तब का गेम आज तक तुम पढ़े थे, और इसीलिए तुम वर्क निकालने के टाइम पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते थे, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है 1, तो तुम एफ इंटू एस कर देते थे और तुम्हें रिजल्ट मिल जाता था। लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, यह है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आया समझ में तुम्हें ये एक्चुअल में क्या है, ये क्या है, जरा समझने की कोशिश करो। ये वर्क डन जो अभी तुमने लिखा ये है, ये क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बहुत अच्छे से समझना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। इसको मैं उल्टा भी तो कर सकता था, इसको मैं उल्टा भी तो कर सकता था। डिस्प्लेसमेंट को उठा के इधर कर दो, डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, जल्दी से बताओ, डिस्प्लेसमेंट, जो कि ऊपर मैंने किया। थोड़ा कंफ्यूजिंग मत बनो, यहां क्लियर करो, इसकी बात मैं कर रहा हूं। फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों चीज हो सकता है, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क कैसा है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। मैं कोई पूछ दे वर्क का डायरेक्शन बताओ, अबे पागल हो गए क्या। डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है, लिखो, तुरंत लिखो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इट किसके लिए यूजर है, वर्क के लिए। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, जरा ध्यान देना, इट इज अ
स्केलर क्वांटिटी, जरा ध्यान देना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, जरा ध्यान देना, बात को समझने की कोशिश करना। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, देखो जरा ध्यान से, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बात आया समझ में? तो इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। और अभी तुरंत बताया मैंने कि ये cos थीटा निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव तीनों हो सकता है। कैसे हो सकता है? 3 डिफरेंट कंडीशन में हो सकता है। तो cos थीटा का वैल्यू जीरो होता है जब ये 90 डिग्री पे हो, निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में जब 0 से 90 के बीच में हो, और पॉजिटिव होता है जब 0 और 90 के बीच में हो। तो cos थीटा का 3 वैल्यू 3 डिफरेंट कंडीशन में जनरेट होता है। इसका मतलब ये जो वर्क है सर, जो एक्चुअल में कांस्टेंट फोर्स का वर्क है सर, ये पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस cos थीटा। यस यस यस। तो अब गेम और ऑन होने वाला है सर। ये तो आपने ये बता दिया कि 0 डिग्री में क्या होगा। ऐसे केस में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये फोर्स है मान लो, और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। देखो ये फोर्स भी इधर है एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इधर है, ए टू बी मैंने डिस्प्लेस किया। ये दोनों हमें बताएगा जब थीटा 0 डिग्री है सर। बहुत बढ़िया। ऐसे केस में वर्क डन क्या हो जाएगा? F इंटू एस, मैक्सिमम वर्क डन होता है ऐसे केस में। ये जो वर्क डन है वो कैसा है, जल्दी से लिख लो, मैक्सिमम वर्क डन होता है इस केस में। मैक्सिमम वर्क डन, सबसे ज्यादा वर्क डन यहीं पे होता है पॉजिटिव का। ठीक, ध्यान रखना, पॉजिटिव का वर्क डन होता है। मैक्सिमम वर्क डन पॉजिटिव का होगा जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, और वर्क सीधा F इंटू एस होगा। अब ये वर्क दो तरीके से और खेला जा सकता है वर्क को, देखो ध्यान से। एक तो जीरो वर्क और निगेटिव वर्क। अब वर्क कब जीरो हो जाएगा वो देखो, जीरो वर्क, जीरो वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब सिखाई जा रहा हूं। जीरो वर्क तब होता है जब F और S के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो। जरा ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। जैसे सपोज करो फोर्स इधर है, मैंने फोर्स इधर लगाया, लेकिन और भी फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा होगा, मान लो ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिससे कि ये ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में हो जाए। मान लो फोर्स तो इधर लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो गया, मान लो, मानने में कुछ जा थोड़ी रहा है, अभी एग्जांपल कोट कर दूंगा, समझ में आ जाएगा तुरंत। तो इस फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है ना सर, वो 90 डिग्री का है इस बार। तो जब भी थीटा, जो कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड, जल्दी से बताना, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, वो 90 डिग्री का हो, वो कितना हो जल्दी बताओ, 90 डिग्री का हो, तो वर्क डन ऑलवेज क्या होगा मेरे भाई, ये F डॉट एस होगा। ये हो जाएगा F का मैग्नीट्यूड इंटू एस का मैग्नीट्यूड इंटू cos 90। और cos 90 का वैल्यू कितना होता है मेरे दोस्त? सर cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो वर्क डन कितना निकल गया? 0। 0 वर्क कब होगा? जब परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो। यानी कि अगर मैं एक एग्जांपल कोट करूं तुम्हें, और तुम्हें बोलूं सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो लग रहा है वो ऐसा लग रहा है, सपोज करो इस पॉइंट पे लग रहा है, इसी पॉइंट पे मान लेता हूं ऐसा लग रहा है, इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे, जिसके चलते, इस फोर्स के लगने के चलते, ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, फोर्स लगा। इस फोर्स का यहां से जो एंगल है वो थीटा है, और ये बॉडी जो है वो डिस्प्लेस हुआ भाई, डिस्प्लेस होके यहां पे आ गया। तो इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक, वो कितना है? सपोज करो एस है, मानने में कुछ जा नहीं रहा है, पैसा लग नहीं लग रहा है। तो इस फोर्स का 2 कंपोनेंट है सर, एफ का मैग्नीट्यूड अगर एफ है, एफ का ये वाला कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, ध्यान दो आप तुम, एफ कॉस थीटा, और दूसरा इधर है एफ साइन थीटा। अब इस एफ का 2 कंपोनेंट ले लिया, जिधर थीटा उधर कॉस, उसके परपेंडिकुलर में साइन। अब इस फोर्स का अगर हमें वर्क निकालना है तो एफ कॉस थीटा का भी वर्क निकालेंगे और एफ साइन थीटा का भी वर्क निकालेंगे, देखना मजा आएगा। तो वर्क डन बाय द फोर्स अगर निकालना है तो वर्क डन बाय द एफ कॉस थीटा
प्लस वर्क डन बाय द एफ साइन थीटा, क्योंकि मैंने अभी तुरंत बोला ये एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी सिंपल एल्जेब्रिक सम होता है। जैसे 2 + 2 करते हो, 4 + 6 करते हो, 8 + 5 करते हो, वैसे ही यहां पे ये जो वर्क है उसे हम एल्जेब्रिक सम कर रहे हैं। एल्जेब्रिक समझते हो ना, जो अभी बताया, -2 + 5 कितना हुआ, 3 जूल। तो ये हुआ एल्जेब्रिक सम। तो एक्चुअल में वर्क एफ कॉस थीटा का भी निकलेगा और एफ साइन थीटा का भी। अब यहां गेम ऑन होगा, क्योंकि एफ कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है तो एंगल 0 डिग्री है, तो एफ कॉस थीटा इंटू एस लिख सकते हो, इंटू कॉस 0 लिख सकते हो। कॉस 0 1 हो गया, तो सीधा एफ कॉस थीटा इंटू एस लिख दोगे तुम, मजा आ जाएगा तुम्हें, यानी कि एफ एस कॉस थीटा लिख दोगे। सही बात है सर, मजेदार मजेदार मजेदार, दमकदार चमकदार। लेकिन यहां पे एफ कॉस थीटा का वर्क जो होगा एफ साइन थीटा का, वो 0 वर्क है सर। एफ साइन थीटा का वर्क 0 है सर, समझने की कोशिश करो। क्यों सर, क्यों 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 क्यों? क्योंकि एफ साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो कभी भी अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, इसके बीच का जो एंगल है, इसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए तो इसका वर्क क्या हो जाता है मेरे भाई, 0 0 0 0 0। तो 0 वर्क प्रोड्यूस करेगा यदि फोर्स इधर लगाया और डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया। ऐसा कब होता है सर? जैसे सपोज करो कि कोई एक मेरे से बहुत ही ताकतवर वाला फोर्स इधर लगा रहा हो, बात को समझना, और मैं इधर लगा रहा, तो इसका एक कंपोनेंट मुझे कैंसिल आउट कर देगा और इसका दूसरा कंपोनेंट इसे ऊपर लेके चला जाएगा। ऐसे हो सकता है ना कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूं सपोज करो, और मेरे को तुमने लगाया इधर और तुम्हारी वाली ने इधर, तुम्हारी वाली ने तगड़ा फोर्स लगा दिया है भाई एंगल पे, तो उसका एक कंपोनेंट ही तुम्हें ओवरकम कर दिया। वैसे भी तुम अपनी वाली के पास सामने तो तुम 0 ही रहते होगे, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन तेरी वाली का जो ये वाला कंपोनेंट होगा ना भैया, वो मजबूरन मुझे डिस्प्लेसमेंट करवा देगा इधर की तरफ, तो वो वाला वर्क हो जाएगा। बट तेरा वर्क क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि तेरी वाली ने तेरा निपटा दिया। समझ में आया तो जल्दी से बता दो यस सर। तो दिस मे हैपन व्हेन सम अदर फोर्स कैंसिल द मैग्नीट्यूड एंड इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स। इन दैट सिचुएशन दिस विल क्रिएट, और इसका वर्क 0 हो सकता है, उसे कोई और कैंसिल आउट कर रहा होगा। सिर्फ ये होगा तब तो चलेगा ही ना यार, लेकिन कुछ और होता रहता है फिजिक्स में, तो 4 फोर्स और भी काम करता है। एक टाइम पे एक ही फोर्स काम नहीं करता है। हम एक एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा दिया, रस्सी में लगाया तो टेंशन फोर्स लग जाएगा, धरती माता का mg का फोर्स लग रहा होगा, हवा चल रहा होगा तो एयर रेसिस्टेंस लग रहा होगा, कोई और पीछे पकड़ के खींच रहा होगा तो वो एक और एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स हो जाएगा। तो एट द सेम इंस्टेंट it may be possible there are multiple forces acting on the system. In that situation, the net work done can be calculated with the help of the individual work and individual displacement. तो एक एक फोर्स का वर्क निकालो, एक एक फोर्स का वर्क निकालो, एक एक फोर्स का वर्क निकालो, सबको सम कर दो। क्यों 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 क्यों? क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है मेरे भाई, और स्केलर क्वांटिटी अलजेब्रिक सम करता है। तो अगर एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर खूब सारे फोर्स लग रहा है, mg भी लग रहा है, टेंशन भी लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस भी लग रहा है, स्प्रिंग का फोर्स भी लग रहा है, कुछ टेंशन नहीं लेना है। वर्क डन अगर निकालना है तो हमें हर एक का इंडिविजुअल फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। वर्क डन बाय द mg अलग, वर्क डन बाय द टेंशन अलग, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट लाइक मी अलग, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स अलग, और सबका वर्क को सिंपल सम कर देना है तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो मैंने अभी तक तुम्हें समझाया है कि वर्क डन एक कांस्टेंट फोर्स का सिंपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स से आ जाएगा, और वेरिएबल फोर्स के टाइम पे वो जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है उसका डॉट प्रोडक्ट इंटीग्रेशन के अंदर करने से आ जाएगा। अब मैंने बताया कि फोर्स पॉजिटिव वर्क डन पॉजिटिव, निगेटिव और 0 दोनों हो सकता है।
तो अभी मैंने तुम्हें एक बढ़िया चीज बताया कि जीरो वर्क का एनालिसिस कितना बेहतरीन और मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क का एक्सप्लेनेशन कितना बेहतरीन समझ में आया। और यही वो चीज है जो तुम आज तक पढ़ते थे, और क्योंकि इसमें कॉस जीरो हो जाता था इसीलिए तुम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को सिंपल मल्टीप्लाई करते थे और तुम्हारा रिजल्ट आ जाता था। अभी तक 9th क्लास में ही करते थे, लेकिन एक्चुअल वर्क जो होगा वो किसी एंगल पे भी फोर्स के लगने से पॉसिबल है। तो वैसे केस में इस F और S के बीच का जो कंपोनेंट है थीटा, इसी से अगर तुम खेल जाते तो ये सीधा आंसर दे देता, ये F S एंड द एंगल बिटवीन द फोर्स F S cos थीटा। और यही तो तुमने यहां पे निकाला है, F S cos थीटा प्लस 0। तो फाइनल आंसर क्या निकाला जल्दी बताओ। सर ये तो हमने वही निकाला है जो आपने बताया, क्या, F S cos थीटा। तो देखो ये F S cos थीटा जो है और ये जो वर्क डन बाय द फोर्स है, ये दोनों बराबर क्यों आया, क्योंकि डेफिनेशन हमने पढ़ लिया है और मैंने अभी अलग करके तुम्हें दिखाया कि फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ये भी वर्क में प्रोड्यूस करेगा, ये भी, लेकिन इसका वर्क ही जीरो आ जाता है और ये इस डायरेक्शन में सिंपल मल्टीप्लीकेशन से आता। तो एक्चुअल वर्क एफ एस कॉस थीटा ही तो तुम बचपन में पढ़ते थे, इस बार एफ कॉस थीटा ही डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो जाता है। तो वर्क डन एफ डॉट एस होता है और एक्चुअल में वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस है, जिसमें दोनों वेरिएबल है। अब कोई कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, अगर दोनों कांस्टेंट है तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन से काम हो जाएगा। अगर दोनों कांस्टेंट है बट किसी एंगल पे है तो दोनों के बीच का फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट एंड इनके बीच का एंगल का कॉस थीटा से हो जाएगा सर। तो दिस इज हाउ पॉजिटिव वर्क एंड जीरो वर्क कैन बी कैलकुलेटेड। What about the negative work? अगर मैं बोलूं कि वर्क पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है, तो नेगेटिव वर्क का कैलकुलेशन कैसे हो सकता है सर? तो ये भी वैसा ही कहानी है जैसे अभी बताया। कंसीडर एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर दो यहां पे, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लो कि तुमने डिस्प्लेसमेंट करा दिया इसका इधर किसी भी तरीके से, मुझे नहीं पता कैसे हुआ, वैसे ही हुआ होगा, कुछ और एक्सटर्नल एजेंट आ गया होगा, समझ रहे हो ना, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन इस केस में जो तुम फोर्स एक्ट कर रहे थे वो फोर्स किधर हुआ, वो जरा समझने की कोशिश करना। वो फोर्स इधर की तरफ लगा मान लो, तो इस बार ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है वो यहां से यहां डिस्प्लेस कर दिया ऑब्जेक्ट को, मान लो यहां से यहां तक डिस्प्लेस हो गया, नो प्रॉब्लम सर। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सपोज करो एस है अभी, और ये जो फोर्स है वो ऐसा है अभी। इस बार डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का एंगल थीटा, अगर थीटा बिटवीन 90 और 180 हो, जरा समझने की कोशिश करना, ऐसे केस में हमेशा नेगेटिव वर्क डन होगा, क्योंकि इस फोर्स का दो कंपोनेंट आएगा फिर से, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर। बात को समझने की कोशिश करना, ये वाला अगर थीटा है तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा एफ कॉस 180 माइनस थीटा। बोलो हाँ है ना। कॉस 180 माइनस थीटा जो होगा ना मेरे भाई, जरा समझने की कोशिश करना, कॉस 180 माइनस थीटा इधर की तरफ आएगा, और ट्रिगोनोमेट्री से मैंने तुम्हें सिखाया है कि 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। बहुत बढ़िया बात है सर। तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन जब करते हो तुम, तो यहां पे माइनस एफ कॉस थीटा और एस का नेगेटिव रिजल्ट आएगा। और ये थीटा जब भी 90 से बड़ा और 180 का वैल्यू होता है तो cos थीटा ऑलवेज निगेटिव पे करता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है। तो जब भी ये थीटा 90 और 180 के बीच में हो तो वर्क डन क्या होगा जल्दी बताओ, माइनस एफ एस कॉस थीटा। दिस इज द निगेटिव वर्क, निगेटिव वर्क होगा ऐसे केस में। और जब थीटा 90 डिग्री हो तो जीरो वर्क होगा, और जब थीटा 0 डिग्री हो तो मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क होगा। उस केस में मैक्सिमम निगेटिव वर्क होता है, ठीक है ना, बिल्कुल। लेकिन निगेटिव चीज तो निगेटिव ही है, तो मैक्सिमम इसलिए वहां पे मैं नहीं लिखा और यहां पे मेंशन कर दिया पॉजिटिव वर्क। तो आई होप कि तुम्हें पूरा विजुअलाइजेशन अब समझ में आया है कि पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। वेरिएबल फोर्स का वर्क एफ इंटू एस से क्लियर हुआ सर।
अब वेरिएबल फोर्स के ऊपर ऑपरेशन करेंगे, लेकिन अब बिना क्वेश्चन किए आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैंने स्टार्ट कहां से लिया था? स्टार्ट लिया था इस जगह से। इसी जगह पे फिर से आते हैं और नीचे कर देता हूं 2-3 पेज में। ये दोनों क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, फिर वेरिएबल फोर्स का भी थोड़ा ऑपरेशन करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन पहले देखो, मैंने बोला फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है। सिंपल डॉट प्रोडक्ट से निकल जाएगा, निकालो। तो आपको बताया आई के साथ जाएगा, इसमें आई है ही नहीं मेरे भाई, तो 0 हो गया। अच्छा, जे के साथ जाएगा, जे के साथ गया तो 3 2 6 हो गया। लेकिन इसमें के है ही नहीं है, इसमें के है, तो 0 इंटू समथिंग, ये भी 0 हो गया। तो वर्क का यूनिट जो होता है वो होता है जूल। क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। तो जूल को भी समझ लो। जूल एक्चुअल में क्या होता है? ये न्यूटन मीटर को ही दुनिया बोलती है जूल। क्या बोलती है दुनिया? जूल। न्यूटन मीटर को ही क्या बोलती है दुनिया? जूल। तो यूनिट जो है, एसआई यूनिट जो है, वो क्या है इसका? वर्क का एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या है? जल्दी से बताओ। न्यूटन मीटर या फिर जूल है, जूल। आया बात समझ में? न्यूटन मीटर को ही हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जूल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोई बोलेगा 1 जूल का वर्क कब होगा? जब 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तय करे और एंगल 0 डिग्री हो, तो वैसे केस में 1 जूल का वर्क डन होता है। तो जनरली बचपन में तुम लोग पढ़ते थे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 जूल वर्क? तो 1 जूल वर्क कब होगा? जल्दी से बताना। जब 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा डिस्प्लेस करवा दे बॉडी के अंदर, और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, तो वैसे केस को वर्क को हम बोलते हैं 1 जूल वर्क। आया बात समझ में? तो ये भी चीजें ऐसे ही ध्यान रखनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे ज्यादा। लेकिन अब हमें पता चल गया सर न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं? जूल। क्योंकि फोर्स हो गया न्यूटन, ये हो गया मीटर में एसआई यूनिट है। और एक इंपॉर्टेंट बात, कॉस थीटा का कोई भी यूनिट होता नहीं, क्योंकि वो रेशियो है कि नहीं? तो नंबर्स है वो सिर्फ। तो यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व किया। दूसरा क्वेश्चन यहां पे देखेंगे। ये भी फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स है। देखो XYZ कहीं नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट फोर्स है। तो बोल रहा है बॉडी इज कांस्टेंट टू मूव अलोंग वाई डायरेक्शन। कांस्टेंट टू मूव यानी कि बॉडी जो है वो वाई में ही जाएगा। ऐसा बोल दिया कि ये कंडीशन लगा के भेजा कि बॉडी पे फोर्स तो लग रहा है ये वाला। बॉडी पे फोर्स कौन सा लग रहा है? ये वाला। ये वाला फोर्स क्या है? जल्दी से बताओ। फोर्स में आई भी है, जे भी है, के भी है। फोर्स में आई भी है, -2i। तो इधर की तरफ लिख देता हूं, माइनस है तो थोड़ा घुमा दो, फोर्स को मजा दे दो जीवन का, इधर की तरफ दे दो। तो ये हो गया क्या? -2i। ओके सर। 15j ओके सर। 6k ओके सर। दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब जब मैंने अभी बताया तुम्हें, इसने बोला बॉडी इज कांस्टेंट टू मूव इन वाई डायरेक्शन, यानी कि बॉडी वाई में ही मूव करेगा, ये बता दिया मुझे। तो जब वाई में मूव किया तो वाई के साथ एक्स वाला 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, वाई के साथ ये वाला के वाला इधर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसका और इसका कोई वर्क हो ही नहीं सकता। तो सेकेंडों में तुम आंसर कर दोगे कि अभी जो सर आपने पढ़ाया था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वाला चीज काम आएगा। क्योंकि अगर बॉडी सिर्फ वाई में गया है तो वाई वाला फोर्स ही वर्क कर रहा होगा, बाकी दोनों कोई वर्क ही नहीं कर रहा होगा। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेन और नीट दोनों में। बोल रहा है द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन वाई डायरेक्शन। तो अभी तुरंत सर आपने बढ़ाया है फोर्स 15 और इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट 10। तो देखो मजा आएगा कि नहीं तुम्हें 150 जूल करने में। और क्या तुम डबल ए आर्मी बन गए? क्या तुम फोड़ू बन गए हो? क्या तुम्हें मजा आया कि सर ये तो तुरंत से निकाल दिया सर हमने? यही तो गेम है बेटा, तुरंत से ही तो निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन करते हैं तब और मजा आएगा। जैसे देखो बोल रहा है बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स 5 न्यूटन इफ द वर्क डन इज 25 जूल। वर्क है 25 जूल। वर्क क्या होता है? F इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? S इंटू कॉस थीटा। बोला द एंगल विच द फोर्स मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो थीटा ही तो पूछा है।
हो गया, cos थीटा निकाल के रख दो, तो ये हो गया कितना 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो cos थीटा का वैल्यू हो गया 1/2, cos थीटा का वैल्यू हो गया 1/2, ये कितना हो गया cos 60 डिग्री, 1/2 कितना होता है cos में 60 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री। देखो तुरंत से तुमने ये भी निकाल दिया एंगल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, 60 डिग्री ऐसे केस में होगा, ये भी हो गया सर। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। बोल रहा है यूनिफॉर्म फोर्स 3I प्लस जे एक्ट्स ऑन द पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, हैंस पार्टिकल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम R1 टू R2। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था मैंने खूब सारा तुमसे कि अगर कोई पार्टिकल ए पोजीशन R1 से बी पोजीशन R2 तक जाता है तो इसको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तुम ऐसे लिख सकते हो, यह R1 वेक्टर है, यह R2 वेक्टर है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो ये वाला हो जाएगा। तो जब तुम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहां पे लगाने की कोशिश करोगे मेरे भाई, या R1 वाला डायरेक्शन इधर ले लो या R2 वाला डायरेक्शन इधर ले लो, तो क्या होगा जल्दी से देखना। जब तुम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेट इट बी डेल्टा आर वेक्टर, तो तुम लिखोगे R1 प्लस डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू R2। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये मैंने बार बार बोला है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट यहां से निकाल लिया तुमने, फोर्स ये दे दिया तुम्हें, पूछा क्या वर्क डन बाय द फोर्स, तो वर्क डन क्या होगा फोर्स 3I प्लस जे, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर, वो इन दोनों का, यह है फाइनल पोजीशन वेक्टर यहां पे गया, यह इनिशियल पोजीशन वेक्टर यहां पे है, इसमें से इसे घटाओ, तो 4I में से 2I को घटाओ तो कितना बचा 2I, 3J में से यहां कुछ है ही नहीं, घटाओ तो हो गया प्लस 3J, और माइनस के में से माइनस के हो गया तो ये हो गया माइनस 2K। ये कैसे निकाला सर आपने, ये जो अभी लिखा वो इसीलिए तो लिखा था, R2 वेक्टर तक गया और R1 वेक्टर ये है, इसमें से इसे घटाओ, घटाओ जल्दी से, 4I माइनस 2I बचा, 3J माइनस यहां पे J है नहीं 0, 3J हो गया, माइनस के और ये वाला माइनस के तो माइनस 2K हो गया। अब I के साथ जाएगा, J के साथ जाएगा, तो हो गया 3 2 जा 6, और यहां 1 है कुछ नहीं है तो, और 1 इंटू 3 प्लस 3, के वाला है नहीं तो ये हो गया 0, तो हो गया 3 और 6 तो हो गया 9 जूल का वर्क मेरे भाई। क्या तुम्हें मस्त वाला मजा आ गया, तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो, और इसके बाद 2-3 क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क देता हूं। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा, इसे होमवर्क कीजिए, सेम क्वेश्चन है, और थोड़ा सा ये भी दिमाग लगाइए, तुरंत से आंसर आ जाएगा, और खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपन करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, ये 3 क्वेश्चन का होमवर्क, और अब वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स का आगे का एक्सप्लेनेशन करेंगे, और मस्त वाला आप लोगों को क्या करेंगे, मजा दिलाएंगे। तो नया बैच को आप लोगों ने खूब प्यार दिया है, खूब सारा बढ़ाया है, और अगर ये सेशन आपको जबरदस्त लग रहा है और मजा दे रहा है और आपके अंदर वैल्यू ऐड कर रहा है, तो इसे जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उन बच्चों तक पहुंच पाए जिनको रियल में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है और रियल में वो बढ़िया करना चाहते हैं जीवन में फिजिक्स पढ़ के। तो गांव पूरा देश में ये चीज फैलना चाहिए, और ये आप ही लोग कर पाओगे, क्योंकि आप ही लोग हो मेरे ब्रांड एम्बेसडर। थैंक यू बच्चा लोग एंड बच्ची लोग, फिर से दूसरा सेशन आ जाएगा टाइम पे अब 8:30 में, और आप लोग भी जुड़े रहिए, मैं डेली लेक्चर को 8:30 टाइम पे भेजूंगा। थैंक यू, लव यू, बाय बाय मेरे दोस्त। कल सिर्फ न्यूमेरिकल का धुआं होगा, क्योंकि आज मैंने काफी थ्योरी कवर किया है, तो याद रखना कल का सेशन मतलब नेक्स्ट आज का सेशन मजेदार होने वाला है। बाय बाय मेरे प्यारे बचवा।